नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एग्जाम दिवस और मैं आपका दोस्त हूँ ओंकार झा। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो अभी रिसेंट में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के जूनियर अकाउंट क्लर्क के एग्जाम में रैंक 1 लाए हैं, यानी बिहार टॉपर दीपक कुमार जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम दिवस। तो दीपक जी, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आप ये बताइए कैसे हैं आप और अभी कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का सा फील हो रहा है, लग रहा है बोझ कुछ कम हुआ मेरे ऊपर का। ओके, तो देखिए बोझ दीपक जी के ऊपर से कम हो चुका है। तो आज हम दीपक जी से बात करेंगे और ये देखिए, ये आज हमने यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिखे हैं जो आम तौर पे जो भी एस्पिरेंट जो चाहते हैं पूछना, पहली बात वो क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ अपने मन से हमने बनाए हैं जो लगता है कि कुछ लोग और पूछ सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों में बात करेंगे, ठीक है जी। तो दीपक जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि BSPHCL के बारे में आपको पता कैसे चला और कहाँ से पता चला आपको? इसके बारे में मैंने एक ज़्यादा वो नहीं था, आपने ही मुझे बताया था कि BSPCL का एग्ज़ाम आया है जिसमें कॉमर्स अच्छा खासा है, और आपने एडवाइस भी किया था कि कॉमर्स का पार्ट है तो थोड़ा कंपटीशन कम मिल सकता है तो इसे भर दो, और फिर मैंने भर दिया और अच्छा रिजल्ट रहा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, आप ये कह रहे हो इसकी वजह से हुआ। चलिए बढ़िया है, यहाँ भी क्रेडिट ले गया मैं। 7 तारीख को तो नहीं बताया था कहीं, थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए, अब जो बच्चे जो आमतौर पे पूछना चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रही, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, और क्या कैसे और कहाँ से पढ़ा। सबसे पहले आप ये बताइए कॉमर्स की स्ट्रेटजी के बारे में। हाँ, जैसे कि आपको पता है 100 नंबर का पेपर था और सबसे ज़्यादा कॉमर्स ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये 40 नंबर का था और इसमें मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी जल्दी, तो मेरे पास बीच में 2-3 ईयर का टाइम ऐसा था जब मैंने कॉमर्स पढ़ा ही नहीं, और जो मैंने कॉमर्स उस समय पढ़ा था वो सब मैं भूल गया। तो कॉमर्स को मुझे लगभग फिर से पढ़ना पड़ा था, जिसमें 11th-12th की बुक जो आपने एडवाइस की थी मैंने उसे पढ़ी और उसके लिए मैंने वीडियो का इस्तेमाल किया, तो वो ऐसे कंप्लीट हो गया। 11th-12th तो मैंने वहाँ से कंप्लीट कर ली थी। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो मैंने फिर बाद में कंप्लीट किए। ओके ओके, तो बेसिकली एक चीज़ बताएंगे आप, ये नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM आपने कहाँ से पढ़ी? जैसा कि मैंने बताया कि 11th-12th से मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी, वहाँ से मैंने पढ़ के कंप्लीट कर लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो मुझे करना था। अब इसके लिए मैंने क्या किया था, कुछ नोट्स बनाए थे जो कि मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल से बनाए थे, क्योंकि आजकल कुछ यूनिवर्सिटी भी क्या करती है ना, MCQs एग्ज़ाम लेती है। तो ऐसा पढ़ने वाले मैंने बनाया था कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1-2-3 टीचर से पढ़ा, उसका एक 3-4 पन्नों का एक नोट्स बना लिया, फिर बाद में इसी नोट्स को रिवाइज करके मेरा काम हो गया। बेसिकली आपने किसी स्पेसिफिक से ना पढ़ के, जहाँ से आपको कंटेंट मिला वहाँ से आपने? हाँ बिल्कुल, जहाँ से मुझे कंटेंट मिला यूट्यूब पे वहाँ से पढ़ा। ऑडिट और कॉस्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहे थे? देखिए ऑडिट ना CA वालों से वो होता है, CA इंटर में भी शायद ये ऑडिट है, इसलिए मैंने CA इंटर की वीडियोस इसके लिए देखी थी, क्योंकि CA इंटर में MCQs का एग्जाम होता है, तो वहाँ से मुझे मिल गया था इसके चैप्टर्स। और MCQs के लिए जैसा कि आपने बताया था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के MCQs आते हैं ऑडिट रिलेटेड यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ से कंप्लीट कर लिया था उसके MCQ। बहुत बढ़िया। और GST जिसने काफ़ी परेशान किया लोगों को, GST करे थे, क्वेश्चन तो बहुत आया नहीं, अरे मगर कहाँ से पढ़ा? ये तो मैंने आपसे पढ़ा था और इसका फायदा भी हुआ कि मेरे को लगभग सारी चीज़ें टिप्स पे याद हो गई थी आपसे पढ़ने की वजह से। तो GST तो मेरा इजी पार्ट था, जो कि मुझे लग रहा था कि आ जाता तो 1-2 नंबर और बढ़ जाते। तो ये तो अपना डोमेन वाला सब्जेक्ट था। कंप्यूटर? कंप्यूटर के लिए मैंने ना अरोरा सर की क्लास ली थी, जो UPPCL के लिए ली थी, लेकिन UPPCL में मेरी बात बन नहीं पाई, मैं उसमें फेल हो गया। तो वो नोट्स मेरे पास पड़े थे जिसको रिवाइज करके मैंने इसके कंप्यूटर का एग्जाम दिया और अच्छे खासे नंबर थे, मिल गए थे। तो अरोड़ा सर जो मैंने रेकमेंड किया था, हाँ जी, आपने तो यूट्यूब पे बताया था। अरोड़ा सर से मैंने भी पढ़ी थी कभी। तो अरोड़ा सर के बारे में एक बात बोलूँगा कि बहुत ही आराम से बहुत बड़ा टॉपिक समझा देते हैं वो। तो मैं तो उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, केवल कोर्स लिया था उनका, धन्यवाद मैं केवल उनके कोर्स को प्रमोट करके कर देता हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया क्लास थी उनकी। अब अगली बात हिंदी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में तो खैर आपका हाथ बहुत ही मस्त है, बताना चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा, थोड़ा मैं हिंदी मीडियम से हूँ टोटली,
तो इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरे को परेशान करता है, तो इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि इंग्लिश में क्या होगा क्या नहीं। बट मुझे लग रहा था कि 5-6 क्वेश्चन तो मैं ऐसे कर लूँगा, बाकी तुक्के मार देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो वो इंग्लिश में मैंने बस जो 3 टॉपिक आपने बताए थे, वो ईडियम और फ्रेजेस हो गए, थोड़े बहुत सिंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, वही रट के गया था और कुछ नहीं किया मैंने। ओके, और रीजनिंग और जीके? रीजनिंग मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर चुका हूँ, तो रीजनिंग मेरी वहाँ से कंप्लीट हो गई थी पिछली बार। सी सेट में मेरे 100+ मार्क्स थे, तो समझ सकते हैं। तो अब और क्या जीके दिक्कत भी है? उस वहीं से निकल गया। अब कुछ चीज़ें थोड़ा सा, ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों की क्वेरी बहुत तगड़ी रहती है। हम्म। सबसे पहली बात, टेस्ट की क्या रेलेवेंस है और आपने कहाँ से टेस्ट लगाया, अगर लगाया तो, और कितना नहीं, लगाया और कैसे लगाया बिल्कुल। बेसिकली? टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को देना है। तो सबसे पहले ना इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो 11th-12th को कवर करता है। 11th-12th को का मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया, और 11th-12th का ना यूजीसी आजकल लेती है सीसेट। सीसेट बोलते हैं, सीटेट बोलते हैं, जिसे यूजीसी एडमिशन देती है। वहाँ एमसीक्यू पूछते हैं वो 11th वाले, तो मैंने वहाँ से उनका एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया था। बाकी ऑडिट हो गया, तो ऑडिट का मैंने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के नोट्स बनाए, फिर 2-3 डिफरेंट टीचर्स से उसके एमसीक्यूज लगाए, जैसे आपने मुझे बताया। एमसीक्यूज लगाए, इससे क्या हुआ कि जो नोट्स में कवर नहीं था वो एमसीक्यू में कवर हो गया, इससे मुझे फायदा मिला। और ऐसे ही मैंने बाकी चैप्टर का किया। फिर फुल लेंथ टेस्ट की बात आती है, तो टेक्स्ट बुक का मेरे पास वो था, पास था। तो टेक्स्ट बुक के पास से मैंने उनके जो भी टेस्ट थे वो लगा दिए थे। मेरे नाम से नहीं मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक पे, एक मेरी फ्रेंड के नाम से मिलेंगे। तो आपको अगर टेक्स्ट बुक के पास को देखो जो पिछले साल का था, तो शुरुआत कोई भी टेस्ट निकाल लो जो फुल लेंथ है, 10 टेस्ट है, उसमें से जो भी आपको लड़की सबसे 1-2 पे मिले, मैं ही टेस्ट दे रहा था उसके पीछे क्योंकि मेरे पास अपना पास नहीं था, दोस्त के लेके उसी पे टेस्ट दिया है मैंने। तो जैसे एक शब्द आया लड़की, तो उससे कई बार सवाल आता है बच्चों का कि समटाइम देखिए एज होती है जहाँ पे विपरीत जेंडर की तरफ आकर्षण बढ़ता है, तो उस सिनेरियो में किस तरीके से मैनेज किया जाता है? क्या इसके बारे में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, तो आप शेयर करना चाहेंगे? बताइए। हाँ भाई, 26-27 साल का हूँ, तो मैं ही शेयर नहीं करूँगा, कौन करेगा। आ, कह सकते हैं, अब आप ये कहना चाहते हैं कि लड़की का होना जरूरी है या नहीं। लड़कियां लड़के दोनों, क्योंकि लड़कियां भी पास हुई है तो उनके लिए लड़कों का है ना अब बेसिकली। ये तो भाई हर इंडिविजुअल का अपना मैटर है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो अगर आपके लाइफ में जो अपोजिट पार्टनर है वो पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव चीज़ें को शो कर रहा है, आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन आप हर 4 दिन में एक बार लड़ाई कर रहे हैं तो फिर थोड़ा अवॉइड करें रिलेशनशिप, तो बेहतर रहेगा। तो बेसिकली मतलब थोड़ा पर्सनल है कि आप दोस्तों का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं अपने? नहीं नहीं, मैं इसके इस क्वेश्चन का जवाब फिर कभी दे देंगे। चलिए, तो ये ज़्यादा पर्सनल हो गया थोड़ा सा दीपक जी के लिए। तो थोड़ी सी दीपक जी कोई बुक लिस्ट वगैरह कुछ बता पाएंगे? वैसे तो आपने कवर किया है चीज़ों को, कोई बुक लिस्ट से स्पेशली, क्योंकि बच्चे कई बार बुक लिस्ट लिखते हैं, मैं भी मना करता हूँ उनको ये बात बोलने से, बट फिर भी कोई बुक लिस्ट ऐसी कोई स्पेशल हो रामबाण? मैंने कोई अलग बुक लिस्ट फॉलो नहीं की थी। जो आपने मुझे सजेस्ट की थी मैंने वही फॉलो की थी। ठीक है, 11th-12th का के लिए जो मुझे आपने बताया था मैं उसी को रिपीट कर दे रहा हूँ, वही बुक लिस्ट मैंने एक्चुअल में फॉलो की थी। सबसे पहले अगर आप कॉमर्स की बात करें, तो 11th और 12th की जो बुक हैं, ठीक है, उनको पढ़ें। जैसे अगर टीएस ग्रेवाल की बात टी एस करें। अग्रवाल से, ठीक है, आपने जो जो एनसीईआरटी को कवर करता है हाँ। वहाँ से पढ़ लें। उसके बाद जो एम चैप्टर्स बनते हैं ऑडिटिंग वगैरह का, इसको कहीं से मैंने नहीं पढ़ा था। अगर आपके पास कोई बुक हो तो ना जाएं, बहुत बड़े नोट्स होते हैं। किसी भी टीचर से पढ़ें और अपने हिसाब से नोट्स बना दें। मैं अपने नोट्स शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अदरवाइज मैं ज़रूर करता, क्योंकि वो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मेरी थोड़ा सिस्टम अलग है। और एक टी एस अग्रवाल आपने लिख लिया। जीके के लिए लूसेंट, भाई उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, वही है। लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो रीजनिंग आपका नॉर्मली वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या रह जाता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैंने कोई अलग से नोट्स यूज़ नहीं किए थे। उनका नोट्स बनाने में टाइम लगा था मेरे को, अरोरा सर के, लेकिन एक बार नोट्स बन जाने के बाद रिवाइज करने में टाइम नहीं लगा, वहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा। एक आपने बुक जो सजेस्ट की थी जो मेरे बहुत काम आई, वो थी यूपीपीसीएल का टेस्ट बुक, टेस्ट सीरीज का बुक जो आपने रेफर की थी, यूथ कंपटीशन वाली। वो बड़े काम आई मेरे को लास्ट मिनट पे मिला नहीं था, तो मैंने फैक्स करवाया उसे कहीं से। तो वो मेरे बहुत काम है, उसके सारे टेस्ट मैंने दिए। उसके टेस्ट से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने सोचा कि अब जनरल टेस्ट दे के देखते हैं, तो मैंने उनके टेस्ट दिए, टेक्स्ट बुक के टेस्ट दिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट रहा उसका।
तो अभी एक चीज़ और कि आप सफलता का श्रेय, क्योंकि कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ का हो तो चलो अलग बात है, और भी लोगों का हाथ होता है। तो आप अपनी सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ मानते हैं? सबसे पहले इसके पीछे ऐसे तो मम्मी पापा का हाथ है, जिनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी नहीं पता होगा कि मैं उनको ये पता है कि मैं एग्जाम में पास हुआ हूँ, किसी एक नौकरी मिलेगी, कैसी नौकरी है, कहाँ है, ये उनको नहीं पता, उसमें वो करना क्या है ये उनको नहीं पता। तो उनको कुछ नहीं पता है, बट वो जो कह रहे हैं कि नौकरी कर रहा है, या इससे पहले जब मैं पढ़ रहा था तो वो सपोर्ट कर रहे थे कि जहाँ तक मेरे से होगा तो हम करेंगे, तो देख ले। बट वो नहीं कर सकते, तो उतना ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे थोड़ा बहुत अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करने की जरूरत पड़ गई। बट कोई नहीं, ठीक है, मेरे को वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे ज़्यादा जो इसके बाद रहा वो मेरे फ्रेंड्स का रहा, क्योंकि ये सफलता हो सकता है बाकी लोगों को जल्दी मिल जाए, मुझे बहुत लेट मिली है। जो भी थोड़ी बहुत मिली है वो बहुत लेट मिली है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं किसी एग्ज़ाम से पास हो जाएंगे, फिर आप फेल हो जाते हैं, और जब आप फेल होते हैं तो सब चीज़ से चिढ़ मच जाती है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास कुछ ऐसे पॉजिटिव दोस्त होने चाहिए जो आपको इसलिए ना प्यार करते हो कि भाई आपके पास पैसा है, या आपके बातें अच्छी करते हो, या आप कैसे, वो बस उन्हें पता हो कि ये बंदा है, इसके साथ रहना है, ये दोस्त अच्छा है। बस ऐसे अगर आपके पास दोस्त हैं तो वो बहुत मैटर करते हैं, खासकर जब असफल हो। सफलता में बहुत सारे लोग आपके को हाई हेलो कर लेंगे, असफलता में वो दोस्त बहुत मैटर करते हैं। तो कृपया अगर आप किसी लंबी जर्नी में हैं, क्योंकि जॉब, गवर्नमेंट जॉब एक लंबी जर्नी है, तो अपने दोस्तों को त्याग करके ना करें तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो दोस्ती की भी अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंस एक बता और दें। श्रेय मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एज अ फ्रेंड मेरी बहुत हेल्प करी है, और बाकी आप मेरे टीचर तो हैं ही। चलिए, धन्यवाद उसके लिए। हाँ। और एक बस आखिरी बात कि असफल लोगों के लिए मैसेज देना है, उसमें मैं कुछ अपने पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैसेज ये कि फेलियर को कैसे टैकल करें, पहली बात तो ये। पहले आप ये बताइए, इसके बाद आगे की। फेलियर को अगर आप जैसे आप फेल हुए, जैसे इस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लोग फेल हुए, और आपको कुछ समय तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पहले 2-3 दिन तो आप कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, आप, मैं कुछ भी ज्ञान दे दूँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसे फिर भी टैकल करना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं उसको 2-3 दिन के लिए साइड में रख दें। कहीं घूमना चाहते हैं घूम लें, कहीं नहीं घूमना चाहते कहीं पार्क में जाके बैठ जाएं अपना 2-3 घंटा। फ़ोन इसलिए नहीं कि फ़ोन आपको एक डायरेक्शन में सोचने का मौका देती है, लेकिन जब आपके पास कोई फ़ोन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं सोचने के लिए। फिर शांति से बैठ के सोचें कि आपको क्या करना है, क्विट करना है या अगले बार के लिए जाना है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स से मिलें, उनसे पूछें क्विट करना ठीक है, अगली बार के लिए जाना ठीक रहेगा। फिर अपने डिसीजंस को लें, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें, तो जो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। अब एक चीज़ और कि जैसे आप भी अराउंड 27 ईयर्स के हो गए हैं अभी। जी जी अभी बर्थडे भी आपका आ रहा है, पार्टी तो हम आपसे ले लेंगे, है ना? जी बिल्कुल। लगभग 27 साल के आप हो गए। जी तो इस दौरान, क्योंकि आप ऐसी आर्थिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं परिवार में जहाँ पे कि आपके पास बहुत सारा धन संपदा पूर्वज छोड़ के गए थे, एक लिमिटेड धन के साथ आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे रख पाए, और कैसे आप बाकी बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखते हुए अपने गोल की तरफ दिन प्रतिदिन कदम बढ़ा सकें? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। इसके लिए अब तो मैं चलो रैंक 1 की वजह से थोड़ी बड़ी बातें कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपके लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि अब आप पैसे घर से नहीं लेते हो, आप ज़रूरत पड़ने पे उनको ही दे देते हो। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस है जो आपके जैसे तैयारी करने वालों में आपको आगे रखता है। किसी के नंबर मेरे से 2 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं फैमिली को सपोर्ट करते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो भाई किसी भी काम में शर्म मत करो। जिस काम को करके जल्दी पैसा मिलेगा, ठीक है, इलीगल ना हो वो काम करो, फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। 14 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप 8 घंटे में वो पढ़ाई कर सकते हो डेडिकेशन से तो। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको 2 जगह काम आएगा। पहला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एग्जाम में सिली मिस्टेक रोक देता है, होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो आप कोई भी एग्जाम में सिली मिस्टेक थोड़े कम करते हैं, जो आपको फायदेमंद होता है। तो बेसिकली बच्चों के लिए क्या ये जोमेटो, स्विगी और ये जो उबर, रैपिडो ये है, क्या ये करना ठीक रहेगा? अगर मान लीजिए आपके पास कोई काम नहीं मिल रहा, तो क्या इसको करने की आप सलाह देते हैं? ये देखो, मेरे हिसाब से अगर आप लोग अपने गांव में रहते हो तो इस बात की शर्म कर सकते हो कि मैं जोमेटो वगैरह करूं तो कोई जानेगा ना जानेगा।
लेकिन अगर आप अपने गांव में नहीं रहते, आप पटना में रह के पढ़ रहे हो, तो पटना में किसी को क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस बात की टेंशन लिए बिना, अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 दिन पढ़ाई करूँगा, 2 दिन अपने ज़ोमैटो स्विगी से कम 2000 रुपये कमा के 5 दिन उसका यूज़ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे आखिरी सवाल, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि लाइब्रेरी अभी आपके मुंह से निकला था, इसकी कितनी रेलिवेंस है? क्या लाइब्रेरी जाना ठीक है, नहीं जाना ठीक है? कुछ इसके बारे में आप। इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, तो मैं घर पे नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लेकिन अगर आप रूम लेके रहते हैं फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कि भाई रूम में भी तो आप अकेले ही हैं, और पढ़ने के लिए सिर्फ आपकी डेडिकेशन ज़रूरी होती है। अगर आप एक रूम में अकेले भी पढ़ रहे हैं तो बात वही है। तो अगर आपके पास पढ़ने का माहौल है तो अलग से लाइब्रेरी की नीड नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी आपको क्या देता है, फ्री वाईफाई दे देता है, और फ्री वाईफाई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, अगर मैंने 4 लेक्चर लेने थे, उसके बाद 5वें लेक्चर से वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा इंस्टा और टेलीग्राम वगैरह के तरफ। तो अगर आपके पास अच्छे रिसोर्स हैं, रूम लेके पढ़ रहे हैं, तो ना भी ज्वाइन करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन घर पे प्रॉब्लम है तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम कंक्लूड करना चाहेंगे अपनी बातों को, और हम चाहेंगे कि बिहार में आपकी नौकरी लगी है और आप अपने प्रयासों से बिहार को उत्थान की ओर ले जा पाए बिल्कुल, जितना भी हो सके। बाकी आपके और भी एग्जाम लगे होंगे, हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। और साथ ही हम सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे, देखिए दीपक जी का इंटरव्यू आज हमने लिया है, इस तरह हम और भी अन्य एग्जामों में सफल लोगों का इंटरव्यू लेंगे। साथ ही जो लोग कुछ सालों तक काम कर चुके हैं उस पोजीशन पे, उनका हम इंटरव्यू लेंगे। और साथ ही में सबसे बड़ी बात यही बोलेंगे अंत में कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। तो ध्यान रखना कि अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और जिनको मेरे फेस रिवील का बहुत ऑब्सेशन था, तो ये मेरा फेस है, तो इस फेस को देख के आप अनसब्सक्राइब मत कर देना चैनल को। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम अपने प्रयास ऐसे ही जारी रखेंगे, फ्री कंटेंट मिलता था, मिलता है, मिलता रहेगा। और अब हमने इसमें पॉडकास्ट और इंटरव्यू भी ऐड किया है। और इंटरव्यू हम कभी IAS IPS का ना लेके बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे जो जॉब लेते हैं ना लोग, उनका लेंगे, ताकि देखेंगे उनके जीवन में किस तरह के चेंजेस आए हैं। धन्यवाद आप सभी का, दंदनाते रहिए। जय बिहार।